हेलो गाइज। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है ना। तो इसमें सारे जितने एंशियंट हिस्ट्री से ना, जितने भी एंशियंट हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन होंगे वो इसमें सारे कवर हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ भी जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बाकी ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी और आपको ये मालूम भी चलेगा कि कितना आपको पता है और कितना नहीं है। इसमें जो क्वेश्चन है वो लगभग 100 क्वेश्चन है यहाँ पे, लेकिन आपको सारे नहीं करने हैं, सबके बारे में नहीं जानना है। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट हैं एयरफोर्स और नेवी के लेवल पर, हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू कर रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 से। तो मानव को आग की जानकारी कब हुई? तो पूछा गया कि आग की जो खोज है वो किस काल में हुई। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? मध्य पाषाण काल में। तो आग की खोज कब हुई या आग की जानकारी कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि मानव की आखेटक एवं खाद्य संग्रह की अवस्था जुड़ी हुई है। तो इसे क्वेश्चन को ऐसे समझो कि मानव जो है यानी मनुष्य ने शिकार करना और जो अपना भोजन है उसको इकट्ठा करना वो कौन से काल में शुरू किया था? तो वो किया था उसने पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल में ही मानव ने क्या कर दिया था, अपना शिकार करता था और शिकार करके अपने भोजन को इकट्ठा करना यानी आगे के लिए स्टोर करना अपने खाने को, वो शुरू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 ये पूछता है कि मानव ने जो पहला पशु है वो कौन सा पालतू बनाया था? तो इसे आप स्टार मार्क कर लेंगे, पूछा जा सकता है। तो वो था कुत्ता। कुत्ते को मानव ने सबसे पहले पालतू जो बनाया था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले उगाई गई फसल कौन सी है मानव द्वारा? तो वो है भाई गेहूं। ठीक है। वो कौन सी है? गेहूं है। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ? यानी कृषि में सबसे पहली जो फसल उगाई थी वो उगाई थी गेहूं। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सबसे पहला जो कृषि करी गई थी उसके साक्ष्य किस जगह मिले हैं? वो हम मिले हैं मेहरगढ़ में। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कपास। कपास जो है कॉटन का प्राचीनतम साक्ष्य, वही क्वेश्चन यानी कृषि के पूछेगा कि कहाँ शुरू हुई थी? वो हुई थी मेहरगढ़ में। उसके साक्ष्य मिले हैं कि भाई वहाँ हुआ था ये कृषि। अब कपास के बारे में जब क्वेश्चन पूछेगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फिर से मेहरगढ़ ही हो जाएगा। ठीक है ना। फिर से मेहरगढ़ ही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? ठीक है। तो किस धातु से वो अपरिचित थे, किसके बारे में वो नहीं जानते थे? वो थी लोहा। और क्वेश्चन पूछे कि जो मानव है उसने सबसे पहली जो धातु है जो यूज की थी, सिंधु सभ्यता की बात नहीं कर रहे हैं हम, कि मानव ने सबसे पहली जो धातु यूज की थी वो था तांबा। तांबे के औजार वगैरह बनाए थे। सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता का स्वरूप कैसा था? नगरीय सभ्यता थी, कृषि प्रधान, ग्रामीण? यानी वो सभ्यता किस तरह की थी? तो वो थी नगरीय सभ्यता, यानी कि नगर थे। आपने पढ़ा है ना बहुत सारे नगरों के बारे में, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये सारे क्या थे? नगर थे उस समय के। यहाँ तक होने के बाद चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का सर्व प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा था? सार्वजनिक स्थल कौन सा था भाई वहां पे? तो वो था स्नानागार। स्नानागार जो है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विशाल स्नानागार किस जगह से मिला है? तो मोहन जोदाड़ो से ही विशाल स्नानागार मिला है। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो। ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो से ये विशाल स्नानागार मिला है। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर? स्नानागार। अब सिंधु सभ्यता मानव सभ्यता इतिहास के किस काल से संबंधित है? यानी जो सिंधु सभ्यता थी ये कौन से काल में हुई थी? तो ये हुई थी हमारी कौन से काल में? इसका आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है ना। आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत की बात करें तो वो कहाँ से मिला है भाई? वो मिला है हमारा कालीबंगा से। किस जगह से? कालीबंगा से। यहाँ तक होने के बाद आगे बढ़ना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में निम्न में से किस वस्त्र का साक्ष्य मिला है? सिंधु सभ्यता में यानी जो वस्त्र है वो किस तरह के, रेशम के, साटिका, दुकुली ऑप्शन दिए तो आंसर है सूती वस्त्र उस समय क्या करे जाते थे, पहने जाते थे। उनके साक्ष्य वहां पे मिले हैं। प्रसिद्ध पशुपति मोहर कहाँ से मिली है? पशुपति की जो मोहर है वो किस जगह से मिली है? तो वो मिली है आपकी मोहन जोदाड़ो से। क्वेश्चन नंबर 14 भी नहीं करना, 15 भी नहीं करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 15 नहीं करना, यहाँ तक हो गया, ठीक है। 15 तक होने के बाद अब बढ़ते हैं 16 पे। थोड़ा साफ नहीं है लेकिन अब समझ में आ रहा है, ठीक है। इसे थोड़ा सा और छोटा करेंगे, 1 मिनट, तो जो थोड़ा साफ दिखे, हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 नहीं करना है, 18 नहीं करना है। आप करना चाहें तो भाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 16 की बात करें, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी इमारत क्या थी? अन्नागार। यानी जहाँ पर वो अपने अनाज को स्टोर करते थे वो जगह उसे बोलते थे अन्नागार। तो जहाँ पे अपना अनाज इकट्ठा करते थे मोहनजोदड़ो के निवासी, वो एक बहुत बड़ी जगह हुआ करते थे, ठीक है। 19 क्वेश्चन पे चलते हैं, 17 18 नहीं है। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वेद में जो आर्य थे वो किसके उपासक थे? किसकी? तो वो करते थे प्रकृति की, यानी जो नेचर है इसी को वो अपना भगवान या देवी देवता जो भी मानते थे, नेचर को ही मानकर इसी की आराधना पूजा किया करते थे। क्वेश्चन 20 भी नहीं करना है और सीधा चलते हैं 21 पे, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार क्या था? देखो, विभाजन का आधार क्या हुआ करता था उस समय उत्तर वैदिक काल में? वो थी वर्ण व्यवस्था। यानी कि वर्ण व्यवस्था में बांट दिया था ना कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, इस तरह से जो किस आधार पर बांटे गए थे लोग, तो वो किस पे बांटे गए थे भाई मेरे? वर्ण के आधार पर ही तो बांटे गए थे वो उनके, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 22, पतंजलि का संबंध किस रचना से है? तो पतंजलि ने कौन सी लिखी है? महाभाष्य। कराए थे ना पिछली क्लास में कि कई सारी कराए थी रचना की, ये किसने लिखी? तो पतंजलि किसने लिखी है? जो मैं पतंजलि द्वारा रचित कौन सी है? महाभाष्य, ठीक है। अब पढ़िनी, पढ़िनी कौन है? ये थे व्याकरण विद्वान। पढ़िनी कौन थे? व्याकरण के विद्वान। तो पढ़नी कौन है? व्याकरणाचार्य या व्याकरण के विद्वान कौन थे? ये पढ़नी थे, ठीक है। वैदिक समाज में किसका अस्तित्व था? वैदिक जो समाज था उसमें किसका अस्तित्व था? तो देखो, उस समय पैतृक परिवार हुआ करते थे, ठीक है। प्रकृति की पूजा की जाती थी, वर्ण प्रथा भी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा कि ये सभी उस वैदिक समाज में हुआ करते थे। गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है? यानी ओम भूर्भुवः स्वः वाला जो मंत्र है वो किस धर्म ग्रंथ में मिलता है, उसके बारे में आपसे पूछा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। ऋग्वेद में ये जो है गायत्री मंत्र है ये मिलता है हमें। 25 तक हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? देखो देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे तो आप जितना कर सकते। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया उपनिषद। अब नाम पूछ ले जाए उपनिषद कौन सा, तो मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद, तो याद रखना मुंडको उपनिषद से ये लिया गया है सत्यमेव जयते, ठीक है ना। यहाँ तक करने के बाद अब चलते हैं, 26 हो गया हमारा। उसके बाद 27 नहीं करना, 28 भी नहीं करना, 29 भी नहीं करना, और यहाँ पे आपको 30 ये भी नहीं करना है। चलो तो यहाँ तक ने, चलो आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ तक हो गया। तो चलो अब इधर चलते हैं। और अच्छा ठीक है, 31, क्वेश्चन नंबर 31। तो अच्छे से अपना चाहे तो कॉपी वगैरह पर नोट करते जाओ, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना, काफ़ी साफ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चैनल कौन सा है हमारा जिसपे हम पढ़ रहे हैं? वो है स्टडी योद्धा।
तो चैनल को सपोर्ट करते रहना, ठीक है ना। स्टडी योद्धा आप सभी का चैनल तो सपोर्ट करते रहिए। चलो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 31। तो यहाँ पे 31 भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, 32 भी नहीं है, 33 भी नहीं है। लेकिन आप अगर 33 को देखो तो देख लियो, कोई दिक्कत नहीं है। 33 में पूछा है ऋग्वेद का सर्वप्रमुख देवता कौन था, तो वो था इंद्र, ठीक है। चलो 34 पे आते हैं। निम्न में से सबसे प्राचीन स्वर्ण सिक्का यानी सोने का सिक्का जो था उसका क्या नाम था, उसे बोला क्या जाता था। अब सोने का सिक्का थोड़ी बोलते हैं जैसे कि हम नोट है, तो जो हमारे मुद्रा उसे बोलते हैं, जैसे हम रुपया बोलते हैं। अलग अलग देश में अलग अलग मुद्रा के अलग अलग नाम है उनके, डॉलर है, फ्रैंक है, तो ऐसे ही ये पौंड है। जो स्वर्ण सिक्का था सबसे प्राचीन, उसको क्या बोला जाता था, उसको बोला जाता था निस्क। निस्क, ठीक है, क्या बोला जाता था, निस्क। अच्छा, यहाँ तक होने के बाद चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। 35 में पूछ रहा आपसे कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो आंसर हो जाएगा 10। निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है, तो वो कौन सा है भाई वेद, वो है यजुर्वेद। या ऐसे पूछ ले कि ऐसा कौन सा वेद है जिसे हम गाया भी जाता है। यानी देखो, गद्य यानी जो एक स्टोरी की तरह लिखी हुई चीज है, पद जो कविता या सॉन्ग की तरह जो होती है, यानी जो गाया जा सके, ठीक है, तो यजुर्वेद है। वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त ऋत शब्द किससे संबंधित है, तो ये जो ऋत है तो इसका नहीं, ये भी नहीं आएगा आपका ऋत वाला आंसर। वैसे इसका हो जाएगा अगर आप देखो तो, वैसे जरूरी भी नहीं, छोटे से 38 ये भी नहीं, न 39 ये भी नहीं, ठीक है। चलो अब ध्यान रखना मैं कौन कौन से कटवा रहा हूँ। तो 39 की भी कोई ज़रूरत नहीं, सीधे 40 पे चलते हैं। पृथ्वी से संबंधित देवता कौन से थे, यानी पृथ्वी से संबंधित जो देवता थे उस समय, वो कौन थे, अग्नि देवता, प्राचीन काल में, ठीक है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। जो वैदिक साहित्य था ना उसमें सबसे ज्यादा जो वर्णन किया गया वो किस नदी के बारे में है, तो सिंधु नदी के बारे में वो वर्णन किया गया। सबसे ज्यादा जो बात की गई है वो सिंधु नदी के बारे में की गई है। और सिंधु के नाम से हमारे, देखो अरबी में सिंध जो से वर्ड है इसका उच्चारण होता है, ठीक है। तो से वर्ड का उच्चारण है, तो इसीलिए जो अरब वासी थे ये, वो क्या बोलते थे, इसको सिंधु को वो बोलते थे हिंद। हिंद, तो हिंदू जो था पहले कोई धर्म नहीं था। तो हिंदू जो है इस सिंधु नदी के, जैसे मान लो इस सिंधु नदी बह रही है, तो इसके जो इस पार रहने वाले लोग हैं इनको इस नदी को हिंदू बोले, और इसके इधर रहने वाले लोगों को भी ये हिंदू ही नाम पड़ गया। तो हिंद या सिंध या हिंदुस्तान, तो आप समझ गए होंगे कैसे हुआ। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है अभी हमें। और तो 42 चलो नहीं करेंगे, और 42 नहीं करना, 43 देख लेते हैं। पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, इसके लेखक कौन है, तो भाई इसके लेखक हैं अज्ञात। अज्ञात हैं इसके लेखक। चलो आगे बढ़ते हैं। 44, हाँ तो 44 देखते हैं। इतिहास में चोल शासक किस किस प्रकार से प्रशासन के लिए प्रसिद्ध है, यानी चोल जो शासन था उस समय कैसा जो शासन वो लोग करते थे, किस तरह का उनका प्रशासन था चोलों का। तो चोल जो हैं उनका प्रशासन था ग्राम प्रशासन। जैसे अभी हमने पढ़ा था नगरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, नगरीय थी। तो ऐसे जो चोल शासक हैं वो ग्राम प्रशासन, यानी गांव थे वहां पे, नगर नहीं थे, ऐसे समझो आप। 45 छोड़ो, 46 में पूछा आहत सिक्के। आहत सिक्के के बारे में बहुत जगह आता है, एंशिएंट हिस्ट्री जब पढ़ोगे तो ये कब मिले हैं, ये मिले हैं 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये आहत सिक्के प्रचलित थे। यहाँ तक होने के बाद 46 हो गया। चलो आगे बढ़ेंगे। 47, 47 ठीक है। तो देखो क्वेश्चन वैसे ये करना नहीं है 47, लेकिन फिर भी आप यहाँ से देख सकते हो कि 16 महाजनपद, ठीक है। 16 महाजनपद, तो पूछा जाए कि कितने महाजनपद हुआ करते थे, तो कितने महाजनपद थे, तो 16 थे, ठीक है। याद रखना है आपको कि 16 महाजनपद थे।
तो क्वेश्चन में आपको आंसर लगा देना 16, महानद जनपदों की संख्या 16 है। तो 48 क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं कि सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं न्यूमिस्मैटिक। तो इसे क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिक। ठीक है। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो उज्जैन का क्या नाम था? अवंतिका। इसे तो देखो वैसे भी निकालेंगे। इंद्रप्रस्थ किसका है? दिल्ली का। पाटलिपुत्र पटना। तक्षशिला आपने को पता होगा जो पाकिस्तान में है, ठीक है ना। तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी ना, तो नालंदा और तक्षशिला, तो तक्षशिला पाकिस्तान में, तो तक्षशिला का नाम अब भी तक्षशिला ही है शायद, लेकिन अवंतिका किसका नाम हुआ करता था? उज्जैन का, हमें पता चल गया। चलो आगे बढ़ें। तो आगे चलते क्वेश्चन नंबर 50। ये पूछा गया, थोड़ा सा मिलान कराया गया कि जनपद दिए गए हैं, ये 16 महाजनपद की जो बात की हमने, ये मुख्य मुख्य और ये इनकी राजधानी है, तो इन्हें मिलाना है। तो देखो, कुरु, कुरु वंश पढ़ा है ना आपने, कुरु, महाभारत वाला कुरु, कि कुरु वंश और पांडव वंश। तो कुरु जो राज्य था उसकी राजधानी हुआ करती थी इंद्रप्रस्थ, ठीक है। ऐसे ही मगध, मगध की आपको पता होगी राजगिरह, राजगिरह थी बिहार में, ठीक है ना। अब ये दो तो हमें पता चल गए, बाकी बचे दो। कौशल, कौशल जो देश था, आपने रामायण वगैरह सुनी हो तो वहां जिक्र हुआ, उसकी राजधानी थी अयोध्या। तो बचा वत्स की, तो हो जाएगी अपने आप कौशाम्बी, ठीक है ना। चलो 51 देखते हैं। 51 में क्या बात कर रहा है? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बड़ा आसान सा है, सारनाथ में। किस जगह दिया था? सारनाथ में। चलो आगे बढ़ेंगे। 51 हो गया। 52, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है? तो वो हैं पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ कौन है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक माना गया वो महावीर जैन को ही माना गया। हमारे महावीर स्वामी जी जो हैं उन्हीं को माना गया, लेकिन प्रथम तीर्थकर की बात करेंगे वो हैं पार्श्वनाथ। तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? पिछले हम कराई थी आपको बौद्ध संगतियाँ। तो प्रथम जो बौद्ध संगति है उसके बारे में बताना है कि वो किस जगह आयोजित की गई थी। तो आपको पता होना चाहिए वो कहाँ थी? राजगृह में, ठीक है ना, राजगृह में कराई गई थी। और क्वेश्चन नंबर 54 छोड़ना है। 55, निम्न में से कौन सा जैन संत भद्रबाहु का समकालीन था? यानी ये शासक दिए गए हैं, मेनांडर, गौतमीपुत्र सतकर्णी, रुद्रदामन और चंद्रगुप्त। इनमें से ऐसा कौन सा था जो भद्रबाहु के जो है समकक्ष था, उस समय का ही था? तो वो था भाई हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चलो 56, महावीर का जन्म हुआ था। महावीर का जन्म कब हुआ था, यानी कहाँ हुआ था, ये जगह पूछे गए। महावीर स्वामी जी का जन्म किस जगह हुआ था? तो ये आंसर आपको देना है, तो वो है कुंड ग्राम। किस जगह हुआ है? कुंड ग्राम। और लुम्बिनी में किसका हुआ, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, लुम्बिनी किस कैसे संबंधित है ना। और ये गया, ये दोनों के बारे में, लुम्बिनी और गया और नालंदा, तीनों के बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में महावीर ने जोड़ा, क्या जोड़ा था? देखो, पार्श्वनाथ ने कुछ शिक्षाएं दी थी, तो उसमें बहुत सारे उन्होंने बता दी कि ये होना चाहिए हमारे धर्म में, ये नहीं होना चाहिए। तो उसमें ब्रह्मचर्य जो है, इसको अंत में महावीर स्वामी जी ने ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया कि ब्रह्मचारी भी होना चाहिए जो जैन मुनि होते हैं उनको, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। चोल जो शासक हैं, चोल शासक, ये किस धर्म के अनुयायी हुआ करते थे? तो ये थे शैव धर्म के। ये किसके थे? शैव धर्म के अनुयायी हुआ करते थे, है ना। तो चोल शासक का हमें चल गया, ये किसके हैं? शैव धर्म से। अब है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो ये देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है, तो इसकी पॉसिबिलिटी बनी रहती है कि ये पूछा जाए। तो ये है उड़ीसा में। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक पैगोडा के नाम से भी कोणार्क के सूर्य मंदिर को हम जानते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 और 61। 60 को नहीं करेंगे। 61, पशुपति संप्रदाय के संस्थापक कौन है? लकुलेश।
कौन है? लकुलिस। बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, आप नोट कर लेना, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्टिव यानी जो गहराई से अलग से पढ़ें। चलो यहाँ तक हो गए 61 तक। कुछ और क्वेश्चन बाकी हैं अभी, थोड़ा टाइम और लगेगा, अभी निपट जाएंगे। विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यहाँ आ गया, तो एक बार क्या कर रहे हैं, ब्रश ले लेते हैं अपना। तो ये आ गया ब्रश, ठीक है। विष्णु की जो भगवान विष्णु हैं उनकी जो पहली प्रतिमा है प्राचीनतम, वो कहाँ से मिली है? विदिशा से। किस जगह से मिली है? विदिशा से। 63 64 को नहीं करना है और आगे बढ़ेंगे अब 65 65। तो 65 में पूछा, बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो देखो, आचरण जो था, बौद्ध जो संघ हैं उनका किस में लिखा गया था कि ऐसा ऐसा आचरण होना चाहिए? वो विनय पिटक। तो देखो, जो ये पिटक लिखा हुआ ना, ये आ जाए तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित होंगे। अभिधम पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, ये तीनों किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से, याद रखना है, ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन का जो है शब्द, इसका बौद्ध धर्म में क्या मतलब है? क्या मतलब, क्या बताता है? तो इसका मतलब होता है बुद्ध का प्रथम उपदेश। क्या है? बुद्ध का प्रथम उपदेश। अब क्वेश्चन नंबर 67 में चलेंगे। निम्न शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो देखो, ये ना, ये इस टाइम करंट में भी चल रहा है, लिंगराज मंदिर वाला जो क्वेश्चन है, क्योंकि जो उड़ीसा में है, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो इसमें क्या है कि वहाँ की सरकार ने इसके लिए कुछ फंड वगैरह दिए हैं, तो इसका जो मतलब, जैसे बहुत सारी चीज़ें इसके आसपास बनाई जा रही हैं, इसका जो है दोबारा से बहुत सारा पेंट वगैरह, यानी कि इसको जीर्णोद्धार जो बोलते हैं वो कराया जा रहा है। यहाँ तक चलने के बाद चलते हैं 68 कि एलोरा की जो गुफाएं हैं उनमें किस किस धर्म के जो शैलकृत मंदिर मिले हैं? तो हिंदू धर्म के भी हैं, बौद्ध के और जैनों के भी, ठीक है ना। 69 नहीं करेंगे, 70 कुछ पे पहुंचते। तृतीय बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था भाई? तृतीय बौद्ध समिति या सम्मेलन किस जगह आयोजित किया गया था? तो पाटलिपुत्र में। अच्छा, वह ग्रंथ बताइए जिसमें पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का वर्णन है। तो पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी भाई? मगध की। मगध की। मगध का शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, याद रखना ये थोड़ा सा। एक मिनट। चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। अब चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ऐसा विदेशी था यूनानी, वो कौन था जो भारत में रहा था उसका दरबार में? वो था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। तो वहाँ के प्रशासन के बारे में किस पाटलिपुत्र के बारे में किस में मिलेगा? इंडिका में, ठीक है ना। अच्छा चलो, 72 नहीं करेंगे हम, और छोड़ो इसे। 73, मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? अभी हमने बात की थी, किस कौन सी लिखी थी? इंडिका। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। यहाँ तक हो जाने के बाद 73 तक चलते हैं आगे। आगे कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास? आगे आ गया, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? साफ नहीं दिख रहा है लेकिन आप समझ जाएंगे। तो अभी मैंने बात की थी, कौन था? मेगास्थनीज। गलत आंसर। मेगास्थनीज उसके दरबार में जरूर था, राजदूत था जो यूनानी है उनका, लेकिन कौन था? चाणक्य। चाणक्य या विष्णुगुप्त, देखो साफ नहीं, लेकिन फिर भी आप, मैं बोल रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चाणक्य या विष्णुगुप्त, कौन था जिसने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र की रचना करी थी। वो चंद्रगुप्त मौर्य का कौन था? प्रधानमंत्री था, ठीक है। अगला है, अशोक का हृदय परिवर्तन कब हुआ? तो ये तो भाई सबको याद होना चाहिए, कलिंग के युद्ध के बाद वहाँ के जो खून खराबे को देखकर अशोक का क्या हो गया? हृदय परिवर्तन हो गया और उसने युद्ध ना करने की कसम खा ली थी, ठीक है ना। उसके बाद उसने कोई युद्ध वगैरह नहीं किया। तो 76 को नहीं करते हैं, और 77 को देखेंगे आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 77 मेगास्थनीज का आगमन हुआ था, मैं किसके दरबार में आया था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य। कितनी बार आ गया, ये तो याद हो जाना चाहिए, है ना। सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया है? सौराष्ट्र।
तो यहाँ से देखो सौराष्ट्र किस जगह है, आज के गुजरात में। तो क्वेश्चन पूछ सौराष्ट्र झील पूछ ले, सॉरी पूछ ले कि सुदर्शन झील कहाँ है, तो गुजरात में है। सौराष्ट्र में किसने निर्माण कराया, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अच्छा आगे चलते हैं, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, वो था जेम्स प्रिंसेप। किसने पढ़ा था, अशोक के जो अभिलेख हैं उनको किसने पढ़ा था, किसी व्यक्ति ने। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं है, तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। 80 नहीं करना है, 81 भी नहीं करना, 82 करना है। किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाए, सोने के जो सिक्के हैं क्या बोला जाता था उनको, निष्क। अभी पढ़ा था ना पीछे हमने, क्या बोलते थे उनको, निष्क बोलते थे ना। किसने चलाए थे भाई, ये चलाए थे जो हमारे यहाँ थे हिंद यवन, हिंद यवन, यानी जो हिंदुस्तान में यवन जो आए थे उन्होंने सोने के सिक्कों का प्रचलन चालू किया था। अच्छा चलो यहाँ तक हो गया। अब 83 को नहीं, 83 नहीं करना, 84 कनिष्क का राजवैद कौन था, ये हम कर लेंगे। कनिष्क का राजवैद कौन था, तो ये था चरक। चरक कौन था, वैद्य था एक। चरक संहिता करके एक शायद इसकी पुस्तक भी है, वो किसकी हो जाएगी, चरक की। किसके शासनकाल में, कनिष्क के। तो कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था, तो एक मिनट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था, क्वेश्चन ये है। तो कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित है भाई, अभी हमने जब पिछली क्लास ली थी उसमें बात की थी कि बौद्ध संगतियों की, है ना। तो जो अंतिम बौद्ध संगति थी, तो जैसे कि अगला क्वेश्चन है 86, उसमें कनिष्क ने अंतिम बौद्ध सम्मेलन बुलाया था, ठीक है ना। तो बौद्ध सम्मेलन बुला रहा है, तो किस संप्रदाय का हुआ, ये बौद्ध संप्रदाय का ये हो गया, ठीक है ना। चलो यहाँ तक हो जाने के बाद चलो चलते हैं, कुछ क्वेश्चन और है। 87 पे, श्रवण बेलगोला गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था, चंद्रगुप्त जो मौर्य था, इसने जो अपने प्राण जो त्यागे थे वो श्रवण बेलगोला में ही त्यागे थे। ये दक्षिण भारत में है, ठीक है। तो यहाँ किसने जो मूर्ति है किसने निर्माण कराया है गोमतेश्वर की, वो है चामुंड राय। कौन है, चामुंड राय। 88 नहीं करना है और इसके बाद 91 नहीं करना है, लेकिन अब बचे कौन, 89। समुद्र गुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति, ये भी देखो बहुत, प्रयाग प्रशस्ति जो है प्रशस्ति, ये भी कई बार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो पूछी जाती है। किसने लेखक, किसने लिखी है, क्योंकि इससे हमें बहुत सारा जो प्राचीन इतिहास है ना, प्रयाग प्रशस्ति का सहारा लिया गया है उसमें। तो ये लिखी किसने थी, तो इसका जो लेखक है वो है हरिसेन। कौन है, हरिसेन। ज्योतिषी जिसने पृथ्वी की धुरी पर घूमती है ये पता लगाया था, भाई ऐसा कौन सा व्यक्ति था भारत का, देखो बहुत पहले भारतीयों ने पता लगा लिया था, वो थे हमारे आर्यभट्ट साहब, जिन्होंने बता दिया था कि पृथ्वी धुरी पर घूमती है। तो ये विदेशियों ने तो बहुत बाद में बताया था, है ना। चलो आगे चलेंगे। 91 नहीं करना, 92। फायान किसके काल में भारत आया था, फाहायान किसके काल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने। तो ये तो बड़े आसान से तीनों क्वेश्चन, 91 नहीं करना था, हो गए। 94 हो गए, यानी ये 5 क्वेश्चन और हैं, नहीं और देख लेते हैं एक बार। तो ये रहा 95। हमें देखो हुणों के, आपसे ऐसे पूछा जाएगा हुणों का आक्रमण किस शासक के शासनकाल में हुआ था, तो स्कंद गुप्त के। तो किस शासन के शासक था उस समय भारत में जब हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था, तो कौन था, स्कंद गुप्त। लेकिन इसके बारे में हमें पता किससे चलता है, तो भीतरी अभिलेख से। किससे, भीतरी अभिलेख से। निम्न में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय आया और वहां पर शिक्षा प्राप्त की, तो वो तो कौन था, हुइनसांग। कौन है ये, चीनी यात्री, चीनी है ये, चीनी। और फायान भी चीनी यात्री है, ठीक है। मेगास्थनीज यूनानी है। हो गए, अच्छा यहाँ तक हो गए। 97 को छोड़ दो, क्योंकि इसमें पूछा गया तो यहाँ से जो
16 महाजनपद में वो क्या कर रहे हैं, आपस में क्या करते रहे, लड़ाई वड़ाई करते रहते, तो उसी के बारे में संघर्ष है, तो इतना डीप जाके नहीं पूछना है। बाणभट्ट किसका दरबारी कवि है, ये पूछ लेगा। बाणभट्ट किसका दरबारी कवि है, तो वो है हर्षवर्धन का। किसका, हर्षवर्धन का। ऐहोल अभिलेख से किस युद्ध के बारे में पता चलता है हमें, तो ऐहोल अभिलेख से हमें पता चलता है हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय का जो युद्ध हुआ था, इसमें किस कौन हारा था, इसमें हारा था हर्ष, हर्ष की इसमें हार हुई थी। और अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, किस काल में, तो ये तो भाई रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हो गए हमारे 100 क्वेश्चन जो मिडाइवल यानी एंशियंट इंडिया से, वो कंप्लीट। तो जो भी होगा, वैसे इससे बाहर तो नहीं पूछेगा, तो आप क्या कर लेंगे, चैनल है अपना स्टडी योद्धा, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे क्या मिलने वाले हैं, आपके इंस्टाग्राम का लिंक, फेसबुक पेज का लिंक, तो दोनों को आप जाके वहाँ पे देख लेंगे, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे पेज को, चैनल के, और इंस्टाग्राम पर, और साथ ही साथ फेसबुक पेज को भी लाइक कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है। तो आज क्लास यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, दोनों के लिए तो है ही है, आईएएफ के लिए और नेवी के लिए, साथ ही साथ और किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आपको अगर रिवीजन करना था क्वेश्चन का, वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये ख़त्म करते हैं आज की क्लास। जय हिंद सभी को।